हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि पूछा गया था 18 सितंबर 2016 को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सेक्शंस को, जिसको कि हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को, जिसको कि 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, और वो 6 उपविषय कौन कौन से हैं? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन एवं पोषण, तीसरा है जल, चौथा है यातायात, पांचवा है आवास और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं, जिसमें कि पौधे और पशुओं को परिवार एवं मित्र के अंतर्गत रखा गया है। तो एक कारण कौन सा नहीं हो सकता है उसको पौधे और पशुओं को परिवार एवं मित्र उपविषय के अंतर्गत रखने का? तो हमारा पहला ऑप्शन है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। दूसरा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तीसरा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। चौथा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो पशुओं और पौधों को परिवार एवं मित्र के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण ये तीनों है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं का स्थान निर्धारित करते हैं। दूसरा है कि पशु मनुष्य एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं, ये हम देखते हैं। तीसरा है कि सब कुछ समुदाय के जीवन जो है वो आजीविका के लिए किसी पौधे या पशुओं से घनिष्ठ रूप से साझा करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना एक कारण नहीं हो सकता है पशुओं और पौधों को परिवार एवं मित्र के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण। अब अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। चौथा, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी होता है। समुदाय के साथ भी क्रिया करने का अवसर प्रदान करता है, बच्चों को विभिन्न लोगों के साथ प्रति संवेदनशील बनाना भी होता है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है और आकलन का भी एक अवसर प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 63 से 65 तक एक अवतरण पर आधारित है, यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पर आधारित हम लोगों को 63 से 65 क्वेश्चन देखना है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पहला, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। मतलब कुछ बच्चे को वाष्पीकरण की क्रिया दिखाई गई और उनसे प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा, तो बच्चों का ये आंसर था। अब उस पे इसी अवतरण पर अब आधारित हमारा है क्वेश्चन नंबर 63। यह उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? पहला ऑप्शन है कि बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। दूसरा है कि बच्चों की सोच गलत है। तीसरा, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। चौथा है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं।
बच्चे ने जो देखा उसके बारे में अपने अपने विचार दिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। दूसरा, वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहे। तीसरा, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। चौथा, बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। क्योंकि अगर हम मानक चार्ट प्रदर्शित करेंगे तो कुछ बच्चों को समझ आ सकता है, कुछ को नहीं आएगा। दूसरा है कि अगर उसकी परिभाषा दे दे और सिर्फ याद रखने के लिए कहें तो वो सिर्फ रटने की प्रक्रिया हो जाएगी। और अगर बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं तो उनका मनोबल टूट सकता है और वो हो सकता है कि दूसरी बार वो प्रश्न का उत्तर न दें। अब अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। कि वाष्पीकरण क्या है, इसका हम बच्चों के की सोच है क्या है, इसको जानने के लिए हम किस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तीसरा, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। चौथा है, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल चक्र के क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। बच्चों से हम प्रश्न करेंगे कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो वो अपने अपने सोच बताएंगे जिसके आधार पे हमें आकलन करने में सुविधा होगी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दूसरा है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। चौथा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो जम्मू और कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र को बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो मनाली में किस तरह के घर होते हैं, राजस्थान में किस तरह के घर होते हैं, असम में किस तरह के घर होते हैं और लद्दाख में किस तरह के घर होते हैं, इसका हम लोगों को मिलाना है। तो देखते हैं कि मनाली में किस तरह के घर होते हैं। तो मनाली में क्या बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं या पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले घर होते हैं। तो मनाली में होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो हम देखते हैं कि ए का ऑप्शन 2 कहाँ है। ए का ऑप्शन 2 यहाँ भी है और ए का 2 ऑप्शन यहाँ भी है। अब अगला देखते हैं राजस्थान में किस तरह के घर होते हैं। राजस्थान में घर होते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। राजस्थान में बहुत सारी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो लोग अपने छतों को कटीली झाड़ियों से छा देते हैं। तो बी का ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब आगे देख लेते हैं। सी है असम। असम में किस तरह के घर होते हैं। तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं ताकि बाढ़ आए तो उनका घर बह न जाए। तो यानी कि सी का ऑप्शन 1 2 ऑप्शन में है। अब देखते हैं कि लद्दाख में किस तरह का घर होता है। तो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। कहाँ है ऑप्शन। ऑप्शन है पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो यानी डी का 5। तो यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं पर त्वचा पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन किस कैसे बनते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। दूसरा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तीसरा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। चौथा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। उनके त्वचा पर बालों के कारण उनके त्वचा पर विविध पैटर्न बने होते हैं। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं
उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? पहला है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, दूसरा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, तीसरा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और चौथा है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। मतलब किस अधिकार या किस अधिनियम के तहत जंगल में रहने वाले उन लोगों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि जो उस जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं, वो जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका ही अधिकार है। तो ये दिया गया था जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत उनको ये अधिकार दिया। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत उनको यह अधिकार दिया गया था कि जो लोग 25 वर्ष से रह रहे हैं, 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, वो जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू? HIV एड्स, हैजा, डेंगू? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया? कौन सा ऑप्शन है जो कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है? तो ये है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों जो बीमारी है वो मच्छरों के काटने से फैलती है। अब अगला प्रश्न है घटपर्णी पौधा पर यानी कि निपेंथिस पे, वो पौधे जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये पहला ऑप्शन है कि यह भारत में नहीं पाया जाता है। दूसरा, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरा, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। चौथा है, का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि घटपर्णी पौधा जो होता है वो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका नाम घटपर्णी इसलिए पौधा ना कि इसके जो आकार है ना वो घड़े की तरह होता है, इस तरह का होता है, और यहाँ पे जब इसे खाना होता है तो यह मुंह खोलता है और कीड़े मकोड़ों और को फंसाकर खा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, आलू? आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़? या आंवला, पालक और गुड़? तो जो लौह यानी कि आयरन जो होता है वो आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो वो कहाँ के व्यवसायी थे जो कि भारत में आकर मिर्च दे गए? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो 16वीं शताब्दी में भारत आए और वो अपने साथ मिर्च लेकर के आए थे, और उसकी वजह से आज पूरे देश और इवन बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों में मिर्च का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला है बया, कलचीड़ी, फाख्ता या शकरखोरा? तो इसका आंसर हो जाएगा फाख्ता, जिसको कि डव भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि कैक्टस के पौधों के बीच में कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यहाँ पे एक पशु का विवरण दिया हुआ है और उस पशु को हम लोगों को पहचानना है। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, और लगभग वह 17 घंटे तक सोता है और उल्टे लटक कर सोता है, और जिस जिस वृक्ष पर रहता है वो उसी की पत्तियां खाता है।
तो क्या ये चिंपैंजी है, पैंडा है, स्लॉथ है या लंगूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लॉथ, जिसको कि हम लोग सबसे आलसी जानवर भी कहते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।